प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और बच्चों, इस वीडियो में देरी होने के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा विलंब हो गया। और बच्चों, हमने पिछली वीडियो में यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र के सेट 1 के भाग 1 में हमने बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को कैसे करें, उसका बेस्ट वे क्या है, सबसे बढ़िया वाला तरीका क्या है, उस पर हमने चर्चा की थी। आप कैसे विकल्पों में से उत्तर छांटेंगे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भाग आ, जो कि है 40 अंकों के लिए। और यहाँ पर हम वर्णनात्मक प्रश्नों को बेस्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आरंभ करते हैं अपनी ये वीडियो। फिर से बच्चों, आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हमें पेपर करना कैसे है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला प्रश्न है अपठितावबोधनम। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है, ये अपठित अवबोधन है। अपठित का अभिप्राय है कि ये जो यहाँ पर एक जो पहरा आने वाला है, ये कोई कथा या कोई विषय उपविषय हो सकता है, और ये आपकी पुस्तक का तो नहीं होने वाला है क्योंकि अपठित है। तो जो चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं, उसके उत्तर आप कैसे देंगे? चलिए, उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान करना है वो आप अपने पास ज़रूर नोट कर लीजिए। यहाँ पर प्रश्न है एक, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। अब देखिए बच्चों, मैं इस पहरे की हिंदी आपको बिल्कुल नहीं करवाने वाली। क्यों नहीं करवाने वाली? क्योंकि पेपर में आपको इसकी कोई हिंदी नहीं करवाएगा। तो हमें करना क्या है, मैं वो बताने वाली हूँ। अब हम करेंगे क्या बच्चों, इस पहरे को हम कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे 1 बार पढ़ें या 2 बार पढ़ें, उससे होगा क्या? उससे होगा ये बच्चों, संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्द हिंदी में एज इट इज़ हैं। तो आप बहुत सारे शब्दों की तो हिंदी जानते ही हैं। तो चलिए, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप कितने शब्दों की हिंदी जान पा रहे हैं। क्या आप लाइन की हिंदी का एक अनुमान लगा पा रहे हैं? और यदि हाँ, आप मानिए बच्चों कि आप इस पहरे की 80% तक हिंदी जान सकते हैं, और 80% तक यदि हिंदी आप जान पाते हैं तो आप बड़े आराम से इस पहरे को कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पर 1 ही बार पढ़ूंगी, लेकिन आपको 2 बार पढ़ना है। एकम सुंदरम विशालम च उपवनम आसीत। उपवन क्या होता है? हिंदी में भी उपवन शब्द का प्रयोग है। सुंदर और विशाल उपवन। तस्मिन् सुंदरी उपवने फलानाम अनेके वृक्षाः आसन। सुंदर उपवन, फल, अनेक वृक्ष। मुझे लगता है हिंदी स्पष्ट हो ही गई होगी। एकदा एकः जम्बुकः। देखिए बच्चों, आपको जम्बुकः की हिंदी समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आ रही है तो आपको ये तो समझ में आ ही गया, शायद कोई एनिमल है। अत्र तत्र भ्रमित्वा भ्रमित्वा भ्रमण उपवनम आगच्छत। सः अतीव बुभुक्षितः आसीत। बुभुक्षितः शब्द तो सुना सा लग रहा है ना? उपवने सः द्राक्षालतां पश्यति। अब कुछ बच्चों को द्राक्षालता का पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन लता का तो सब बच्चों को पता है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तस्याम लतायाम अनेकानि द्राक्षाफलानि आसन। द्राक्षालता है, उस लता पर द्राक्षाफल हैं। कानिचित पक्वानी द्राक्षाफलानि कानिचित च अपक्वानी। अब कुछ कैसे हैं और कुछ कैसे हैं, अंदाजा लग ही गया होगा। तानी दृष्टवा, उन्हें देखकर, सह जम्बुकः अचिंतयत। जम्बूक ने अचिंतयत, चिंतन क्या होता है इसका अर्थ? अद्य तु अहम एतानि द्राक्षाफलानि खादिष्यामि। खाऊंगा क्या? बिल्कुल सही। मुझे लगता है आप बिल्कुल अच्छे से इसकी हिंदी तक पहुंच पा रहे हैं। द्राक्षाफलानि प्राप्तुम स उपरि उपरि कूर्दते। अब देखो, उपरि उपरि शब्द, कूर्दते कूदते है ना। परंतु द्राक्षाफलानि प्राप्तुम सः सफलः न अभवत्। द्राक्षाफलानि प्राप्तुम सफल न।
स पुनः पुनः उत्पतति। अब देखिए, आप कुछ बच्चों को इसका पता लगेगा, कुछ को शायद नहीं भी लगेगा। परंतु पुनः पुनः सफल अभवत। बच्चों, लेकिन अब यहाँ पर आप ये कथा समझ गए हैं कि कौन सी कहानी चल रही है। ये तो कौन सी कहानी चल रही है, वो जो आपने पढ़ी है ना, अंगूर खट्टे हैं, ये वही कहानी चल रही है। सह कुपितः भवति, वह क्रोधित हो जाता है। अब जब उसके अंगूर हाथ नहीं आएंगे तो वो तो क्रोधित होगा ही। स द्राक्षा फलानि दृष्ट्वा कथयति, और ये तो आप जानते ही हैं वो क्या कहता है, एतानि द्राक्षा फलानि अम्लानि सन्ति, अनंतरम ततः स्वस्थानम गच्छति, और अनंतरम ततः स्वस्थानम, अपने स्थान पर गच्छति। अब बच्चों, जब आपने पहरा पढ़ लिया है, पहरा पढ़ने से पहले यदि आप प्रश्नों को देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप डायरेक्ट प्रश्नों पर ना आए। आप पहले एक बार 2 बार, कम से कम 2 बार इस पहरे को पढ़ें, और पहरे को पढ़कर, क्योंकि एक बार में, अब आपने मेरे साथ पहरा पढ़ा है, जब आप अकेले पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए उसके बाद ही आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, और केवलम प्रश्नद्वयम। यहाँ पर आपको एक पद में अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि केवल एक ही शब्द में देना है। कभी कभी उत्तर के लिए 2 से 3 शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है, और यहाँ से केवल आपको 2 ही प्रश्न करने हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं हम इन प्रश्नों को किस प्रकार करेंगे। जम्बूकः उपवने किम पश्यति। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं, जैसे ही आपने लाइन को देखा, जम्बूक उपवन में किम पश्यति, क्या देखता है। अब देखिए, अब हम यहाँ आते हैं, तो जम्बूकः उपवने किम पश्यति, जम्बूक ने उपवन में क्या देखा था। तो यहाँ आपको ये लाइन मिल जाएगी पश्यति वाली, तो उपवने सह द्राक्षा लताम पश्यति। लेकिन यहाँ पर बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं बच्चों, यहाँ पर कौन सा शब्द उत्तर होगा, इन 4 शब्दों में से आप किस शब्द को छांटेंगे। जिन बच्चों को इस पहरे की हिंदी समझ में आ गई है वो फटाफट से द्राक्षालता को छांट लेंगे, क्योंकि उसने एक लता देखी थी। लेकिन अगर आपको वो भी पता नहीं लगता है तो आप जो शब्द इसमें आ गए हैं उन शब्दों को काट दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, छोड़ दीजिए। पश्यति आ गया है, उपवने आ गया है, अब सह तो जम्बूकः के लिए ही आया है, तो सह भी नहीं है, बचता है द्राक्षालताम। यही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, किम जम्बूकः द्राक्षा फलानि प्राप्तुम सफलः अभवत्। देखिए, सफल वाली एक लाइन आई थी ना कि वो बार बार ऊपर कूदता है, लेकिन द्राक्षा फलों को प्राप्त करने में, अंगूरों को प्राप्त करने में सफल नहीं होता। तो किम, अब इन्होंने सीधा सा प्रश्न किया है, किम जम्बूकः द्राक्षा फलानि प्राप्तुम सफलः अभवत्, क्या वो सफल हुआ। तो इसका तो सीधा सा उत्तर है नहीं। जैसे आप आम न में उत्तर देते हो, तो इसका उत्तर तो केवल न भी पर्याप्त है। अगला प्रश्न, कः अतीव बुभुक्षितः आसीत्। कौन अत्यंत बुभुक्षित था, बुभुक्षित भूखा, तो कौन था अत्यंत भूखा। अब देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न है कह में, तो उत्तर भी आपका, क्योंकि जिस जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, जिस विभक्ति में आपका प्रश्न रहेगा उसी विभक्ति में ही आपको उत्तर देना होगा। तो कह प्रश्न है, तो सीधी सी बात है, आपका उत्तर होगा जम्बूकः। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, पूर्ण वाक्येन लिखत। अब यहाँ से करने हैं आपको 2 प्रश्न, 3 प्रश्न दिए गए हैं, जो 2 बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो उन्हीं 2 प्रश्नों को आप पहले कीजिएगा। तीसरे प्रश्न को भी आप कर सकते हैं यदि आपको आता है। और बड़ी बात, जो विशेष बात जो है बच्चों, आपको प्रश्न संख्या वही लिखनी है जो आपके प्रश्न पत्र में दी गई है। अब यहाँ पर बात है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो पूरी लाइन को लिखना मुझे लगता है आपको सबसे आसान लगता है। फलानाम अनेके वृक्षाः कुत्र आसन्। कुत्र मतलब आप जानते ही हैं कहाँ, तो फलों के अनेक वृक्ष कहाँ थे। सुंदरी उपवने, या सिर्फ उपवने भी आपका उत्तर हो सकता है। उपवने फलानाम अनेके वृक्षाः आसन्, तो उपवन में, बगीचे में अनेक फलों के वृक्ष थे। द्राक्षा फलानि प्राप्तुम जम्बूकः किम करोति।
द्राक्षा फलानी यानी कि अंगूर, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, जम्बुकः किम करोति जम्बू क्या करता है। अब ये लाइन भी आपको यहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, द्राक्षा फलानी प्राप्तुम जम्बुकः, सह की जगह आप जम्बुकः कर सकते हैं क्योंकि आपके प्रश्न में आया है। द्राक्षा फलानी प्राप्तुम जम्बुकः उपरि उपरि कूर्दते, ऊपर ऊपर कूदता है। द्राक्षा फलानी कीदृशानि आसन, जो द्राक्षा फल हैं वो कैसे थे। अब देखिए ये तो हमें वैसे तो पहले में नहीं बताया था कैसे थे, लेकिन हमें ये बताया गया था जम्बूक की भाषा में, सियार की लोमड़ी की भाषा में। क्या, द्राक्षा फलानी अमलानी, अम्लानी आसन, अम्लानी संति था लेकिन हमारे प्रश्न में है आसन तो हम आसन ही लिखेंगे, द्राक्षा फलानी अम्लानी आसन। तो बच्चों देखिए यहाँ पर प्रश्न आया है कीदृशानी, और कीदृशानी हमेशा गुण के लिए आता है, आपसे विशेषण के रूप में आता है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा अम्लानी। अब बच्चों यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है शीर्षक। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। अब आपको इसके लिए एक शीर्षक छांटना है और ये काम तो हमारा पहले ही हो जाता है। जब हमने ध्यान से इस पहरे को पढ़ा 2 बार तो हमें ये तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि पहरे में किसकी बात चल रही है। तो बच्चों यहाँ पर या तो देखिए वैसे तो प्रयास करें कि शीर्षक आपका बहुत छोटा हो, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका शीर्षक जो है वो कहीं इन्वर्टेड कोमास में कोई पंक्ति आई है और वो आपको लगता है कि इस पहरे को जस्टिफाई कर रही है, तो आप उस पंक्ति को भी ले सकते हैं। पंक्ति बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। और जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक जम्बूक यानी कि एक सियार की, एक लोमड़ी की स्टोरी जो है वो चल रही है, तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि एकः जम्बूकः, ये एक स्टोरी का नाम हो सकता है, तो एकः जम्बूकः शीर्षक हो सकता है। या एक शब्द आया था बुभुक्षितः जम्बूकः, भूखा जो जम्बूक है वो भी इसका एक शीर्षक हो सकता है। और या फिर अम्लानी द्राक्षा फलानी, अंगूर खट्टे, द्राक्षा फलानी अम्लानी, ये भी इसका एक शीर्षक हो सकता है। तो इस प्रकार आप शीर्षक छांटेंगे। उसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, यानी कि जैसा आप जिस भी भाषा में या जिस प्रकार का प्रश्न है वैसा ही आपको उत्तर देना है। देखना है कि क्या पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको केवल 3 ही प्रश्न करने हैं और आपका पहला प्रश्न क्या है चलिए जान लेते हैं। खादिष्यामि इत्यस्यायाः क्रियायाः कर्तृपदम किम, खादिष्यामि इस क्रिया का कर्ता कौन है। अब खादिष्यामि क्रिया का कर्ता कौन है, खादिष्यामि क्रिया का कर्ता ये हम जानने के लिए क्या करेंगे, खादिष्यामि बच्चों देखिए हमें इसी पहरे में जाना पड़ेगा। ये मिल गया हमें खादिष्यामि, खादिष्यामि खाऊंगा, यानी कि ये खाऊंगा ये कहने वाला कौन है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न का उत्तर जो है वो कौन से आएगा, तो खादिष्यामि बच्चों हमने अनुवाद में भी सीखा था कि मी जब भी अंत में आए तो मी तो लगता ही है अहम के साथ, तो इसका कर्ता है, इसको कहने वाला है अहम यानी कि मैं। अब आप कहेंगे मैंने तो नहीं कहा, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं पहरे की न कि हमारी। तो अब देखिए हमें क्या विकल्प दिए हैं। तो बच्चों देखिए एक विकल्प दिया है अद्य, यह तो उत्तर नहीं है। एतानी, यह भी उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है अहम। सुंदरे इति पदस्य विशेष्यम गद्यांशात् चित्वा लिखत। अब सुंदरे शब्द का विशेष्य, अब बच्चों आपको यहाँ पर इस प्रश्न में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आपको प्रश्न में करना क्या है वही समझ में नहीं आता। तो वो समझने के लिए देखिए बच्चों जो शब्द डार्क और इन्वर्टेड कोमास में है आपको उसके बारे में बताना है। आपको ये पता होना चाहिए ना किसके बारे में बताना है, तो किसके बारे में बताना है, आपको बताना है उसके बारे में जो इन्वर्टेड कोमास में शब्द हैं। और आपको कुछ कीवर्ड्स याद होने चाहिए। कीवर्ड से मेरा मतलब है कि क्रिया है, क्रिया पूछा है, पूछा क्या है, क्रिया बतानी है, कर्ता बताना है, विशेष्य बताना है या विशेषण बताना है। मैं दोनों शब्द एक के साथ ही बोल रही हूँ, कोई भी प्रश्न हो सकता है, या पर्याय बताना है या विपर्यय बताना है, वो हमें जानना होगा।
तो अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? सुंदरी इति पदस्य विशेष्यम गद्यांशात् चित्वा लिखत। सुंदरी शब्द का विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता, ये हमने बहुत बार किया है हमारे पाठ के माध्यम से, और इसके लिए तो हमने विशेष प्रश्न भी किया था। तो यहाँ बच्चों सुंदर किसके लिए आया है, किसकी विशेषता बता रहा है? क्या उपवन की, या फलों की, या वृक्षों की? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि किसकी विशेषता है। वैसे तो जैसे ही आप पहरे में जाएंगे आपको उत्तर मिल ही जाएगा। और इसके विशेषण में बच्चों एक और खासियत क्या होती है कि दोनों में बिल्कुल एक ही विभक्ति रहती है। तो सुंदरे उपवने, ये होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, उद्यानम इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः? अब आपसे क्या पूछा है? पर्यायः, अर्थात यहाँ पर उद्यान तो शब्द आपने हिंदी में भी पढ़ा है, संस्कृत में भी इसका अर्थ आप जानते हैं, तो इसका पर्याय शब्द भी हो सकता है बच्चों। और इसके लिए 2-3 शब्द और प्रयोग होते हैं, जैसे पर्याय पदम किम, इत्यर्थे का मतलब भी पर्याय ही आपसे पूछा है, और समानार्थकम पूछा है तो मतलब पर्याय ही पूछा है। तो उद्यान का पर्याय क्या है? उद्यान का पर्याय है उपवनम, तो उपवनम हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, अनुच्छेदे पक्वानि इत्यस्य कः विपर्ययः? अब विपर्यय यानी कि उल्टा, अब विपरीत अर्थ वाला शब्द। अब पक्वानी का विपरीत अर्थ क्या होगा? सुंदरानी होगा, द्राक्षाफलानी होगा, या अपक्वानी होगा? निश्चित रूप से अपक्वानी। तो बच्चों बिल्कुल पहरे को बिना पढ़े बिना समझे आप उत्तर देने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। आप पहरे को समझ के उत्तर देंगे तो आपके इसमें 10 में से 10 अंक बड़े आराम से आएंगे। अगला है रचनात्मक कार्य, अर्थात यह भी ऐसा निश्चित नहीं है कि आपकी पुस्तक में से ही होगा। यह प्रश्न भी आपको कहीं से भी उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इसलिए आपको इस प्रश्न को समझना आवश्यक है और यह जानना आवश्यक है कि आपको इसमें करना क्या है। बच्चों यहाँ आपको इस प्रकार से एक पत्र दिया होगा। अब यहाँ पर दिया है भवान सौरभ। सबसे पहले तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर ये जो फॉर्मेट दिया गया है इसे ध्यान से पढ़िए, और साथ में देखिए एक बार इसकी मंजूषा। और मंजूषा को देखकर आपको बहुत सारे शब्द तो ऐसे लगेंगे जिनकी हिंदी आपको आती ही है। तो पहले जिन शब्दों की हिंदी आपको आती है बच्चों, इसे भी आप एक बार में इस पत्र के सभी रिक्त स्थान को भरने का प्रयास न करें। अगर आप एक ही बार में सभी को भरने का प्रयास करेंगे तो गलती होने की संभावना है। आप इसे कम से कम 2 बार में और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार में भरें। तो 2 बार में कैसे भरेंगे? मतलब जिन शब्दों के लिए आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये यहीं आएगा उन्हें पहली बार में भर दीजिए। अगली बार के लिए आपके पास 3 से 4 शब्द छूट जाएंगे जिनका आपको अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि ये कहाँ आएगा, उन्हें लास्ट के लिए छोड़ दीजिए और फिर दोबारा पत्र को पढ़ते हुए उन शब्दों को भरिए। चलिए अब हम आरंभ करते हैं, और यदि आप इसका फॉर्मेट एक बार जान लेते हैं तो प्रायशः आपकी गलतियां या 2-3 रिक्त स्थान तो आपके बड़े इजीली यूं ही भर जाएंगे। जैसे यहाँ है प्रिय मित्र राजीव डैश, प्रिय मित्र राजीव डैश। अब देखिए सबसे पहले हम कोई अभिवादन ही करेंगे, तो अभिवादन वाला कोई शब्द है क्या? प्राप्तम मित्रम अंकान पुनः कुशलम पितृभ्याम परीक्षायाः साधुवादान प्रसन्नम सप्रेम नमस्ते। बिल्कुल सही, यही शब्द यहाँ आएगा। अत्र डैश तत्रास्तु, अब यहाँ है वहाँ हो, तो हो क्या हो? कुशलम, अत्र कुशलम तत्रास्तु। भवतः डैश सफलतायाः पत्रम अधुना एव डैश, आपकी डैश सफलता का पत्र। अब कैसी सफलता का? परीक्षा की सफलता का पत्र अभी अभी प्राप्तम, मिला। भवतः परीक्षा परिणामम ज्ञात्वा, आपका परीक्षा परिणाम जानकर मन क्या हुआ? देखो कोई शब्द मिल रहा है क्या? प्रसन्नम अभवत, खुश हो गया। अहर्निशम प्रयासम कृत्वा 96%, दिन रात प्रयास करके 96% क्या? अंकान प्राप्तवान, अंकों को प्राप्त किया। तुम मम परिवारस्य डैश अर्हसि, तुम तो मेरे परिवार के किस चीज के पात्र हो? साधुवादान, आशीर्वाद के पात्र हो। पत्रेण डैश वर्धापनम कामयी, और इस पत्र के माध्यम से
कैसी क्या कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पुनः फिर से वर्धापन, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसे आप कहते हैं, फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस और डैश सादरम नमः। आप किसे सादर नमस्कार करेगा? पितृभ्याम, तो पितृभ्याम सादरम नमः। भवतः डैश आपका मित्रम सौरभः, सौरभ। और बच्चों यहाँ पर कई बार जिन शब्दों पर आपको कन्फ्यूज़न होता है वो है राजीव और सौरभ। अगर दो रिक्त स्थान दिए होते और दो नाम दिए होते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा नाम ऊपर रखें, कौन सा नाम नीचे रखें। तो जिस नाम में संबोधनवाचक चिन्ह लगा है, कोई विभक्ति आदि नहीं लगी है, यानी कि राजीव, राम, या थोड़ा सा बदला हुआ स्वरूप है, जैसे लते, गीते और कृष्ण राधा को क्या बुलाते थे? राधे, वो शब्द आएंगे ऊपर, क्योंकि जब हम बुलाते हैं तो स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। और संबोधन की विभक्ति और जो सामान्य प्रथमा विभक्ति वाला रूप है वो आएगा नीचे। चलिए बच्चों, अब इस दिए गए चित्र को देखकर हमें 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। तो इसके लिए हम चित्र को ध्यान से देखेंगे कि चित्र है किसका। तो हमारा पहला वाक्य हो सकता है इदं चित्रम आपणस्य अस्ति। यह चित्र जो है वो आपण का है। एक शॉप आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको मंजूषा दी गई है, आप मंजूषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन मंजूषा के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए चित्र जो है उसे करना बड़ा आसान होने वाला है। तो बच्चों चलिए देखिए, अब हम इस चित्र में देखते जाते हैं कि हो क्या रहा है, और तो उसके आधार पर हम वाक्य बनाते चलते हैं। देखिए यहाँ पर शब्द जो है वो आए हैं आपणम, स्वास्थ्यवर्धकम, फल विक्रेता, भक्षणम, कदली फलानी, द्राक्षा फलानी, मधुकर्कटिका, अमृत फलम, नारिकेल फलानी, जम्बू फलानी, ग्राहकाय तोलयति। अब देखिए बच्चों, बहुत से शब्दों का अर्थ आपको पता होगा, लेकिन बहुत से शब्दों का अर्थ आपको नहीं पता होगा। तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे ऐसा, आप जिन शब्दों का अर्थ जान पा रहे हैं उन्हीं के आधार पर वाक्य बनाएंगे चित्र को देखकर। तो यहाँ पर एक शब्द आया था फल विक्रेता, तो यहाँ हमारा जो बनता है वो बनता है एकः फल विक्रेता अस्ति। कहाँ? अत्र। पहला वाक्य बना इदं चित्रम आपणस्य वर्तते। दूसरा वाक्य अत्र एकः फल विक्रेता अस्ति। अब देखिए ये तो हुआ दूसरा वाक्य। जो बच्चे थोड़ा अच्छा वाक्य बना सकते हैं वो तो कई तरह के वाक्य बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है आपको वाक्य बनाना थोड़ा मुश्किल कार्य लगता है तो इसके लिए एक ईजी फॉर्मेट है अत्र एकः फल विक्रेता अस्ति। फल विक्रेता, अब देखिए क्या वो कर रहा है, क्या तोल रहा है, कुछ तोल रहा है ना, तो क्या तोल रहा है? आम। तो आम के लिए आपको कौन सा शब्द समझ में आ रहा है? मधुकर्कटिका। तो फल विक्रेता मधुकर्कटिका तोलयति। फल विक्रेता जो है वह मधुकर्कटिका यानी कि आम जो है उन्हें तोल रहा है। और बच्चों अगला शब्द क्या हो सकता है? आपने, बाजार में, या अत्र। आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि अत्र। यहाँ पर क्या क्या है? अत्र कदली फलानी, अत्र कदली फलानी, द्राक्षा फलानी, मधुकर्कटिका, नारिकेल फलानी, जम्बू फलानी च संति। अब मैंने संति शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी प्रकार कुछ भी जो है आप यहाँ से शब्द उठाकर वाक्य बना सकते हैं। वाक्य बनाते समय कर्ता क्रिया का जरूर ध्यान रखें। कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया को भी आपको एक वचन में ही रखना है। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बच्चों आपको एक अनुच्छेद लिखना है और 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना है। आप 5 से ज़्यादा वाक्य भी लिख सकते हैं, लेकिन जिन वाक्यों को आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही हैं उन्हें पहले रखिएगा। तो यहाँ भी आपको एक मंजूषा दी गई है और हमारा है विषय है वर्धमानम प्रदूषणम। तो बच्चों देखिए, वर्धमानम प्रदूषणम, यहीं से हम अपना पहला वाक्य बना सकते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग यदि आप लगाएंगे, छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, वाक्य बहुत बड़े बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आप जो है वो बहुत जल्दी ही इस पर पहुंच जाएंगे, अनुच्छेद को बना लेंगे। तो वर्धमानम प्रदूषणम एका समस्या या एका महती समस्या। बढ़ता हुआ प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। अगला वाक्य हम क्या बना सकते हैं?
यानानां व्यवहारः विषाक्तवायु अवकरक्षेपणं जलप्रदूषणं वैश्विक-उष्णता वायुप्रदूषणं ध्वनिप्रदूषणं कोलाहलः मलिनं शुचिपर्यावरणं यंत्रागारम, बहुत सारे शब्द हमारे पास हैं। तो यहाँ पर हम अगला वाक्य अपना बना सकते हैं यानानां व्यवहार से। यानानां व्यवहार तो आप समझ ही गए होंगे, गाड़ियों का चलना। तो यानानां व्यवहारः अद्यत्वे अधिकः जायते। आजकल गाड़ियाँ जो है उनका चलना, गाड़ियों का व्यवहार जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और जिससे क्या हो सकता है, वैसा भी आपको कुछ वाक्य मिलता है क्या? ये न ध्वनि प्रदूषणं भवति, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषणं च भवति, वायु प्रदूषण भी होता है। और क्या क्या वाक्य बना सकते हैं? प्रतिदिनम, हर रोज, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषणम, और ध्वनि प्रदूषण, या हम यहाँ विषाक्त वायु च, विषाक्त वायु भी वर्धते, बढ़ती जा रही है। और क्या बना सकते हैं? सर्वविध प्रदूषणेन, सभी प्रकार के प्रदूषण से वैश्विक उष्णता वर्धते, वैश्विक उष्णता बढ़ती जा रही है। या आप इसे और आसान कर सकते हैं, अद्य वैश्विक उष्णता वर्धते, आज ग्लोबल वार्मिंग जो है वह बढ़ती ही जा रही है। उत्तम जीवनाय शुचि पर्यावरणम आवश्यकम, अच्छा जीवन जीने के लिए एक पवित्र वातावरण आवश्यक है। अगला है अनुवाद कार्य। बच्चों, आपको 5 वाक्यों का अनुवाद कार्य मतलब इनका अनुवाद करना है संस्कृत में। तो तुम संस्कृत पढ़ते हो, कर्ता क्रिया का ध्यान रखते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। तुम हो, तुम शब्द आया है, मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष यानी कि बीच वाली लाइन, दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन के भी एक वचन में ही आप जाएंगे। तो त्वम संस्कृतम पठसि, तुम संस्कृत पढ़ते हो। अगला, त्वम संस्कृतम पठसि, अगला है 2 शिक्षक। अब शिक्षक, शिक्षकः, और 2 शिक्षक तो शिक्षकौ, शिक्षकौ, और पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते हैं, पाठयतः, क्योंकि पठति पठतः पठन्ति, पाठयति पाठयतः पाठयन्ति। तो 2 शिक्षकौ आप ऐसा भी कर सकते हैं, और केवल शिक्षकौ से भी अर्थ आ रहा है शिक्षकौ पाठयतः। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। अब सैनिक और करते हैं मतलब बहुवचन है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। फिर देखना है मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है या प्रथम पुरुष है। ये बात अनुवाद में बहुत अच्छे से स्पष्ट की गई है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा समय बच्चों में नहीं ले सकते। तो सैनिक, सैनिक एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे हैं, तो सैनिकाः। और देशम रक्षन्ति, अब रक्षन्ति इसलिए क्योंकि बहुवचन का प्रयोग है, सैनिकाः देशम रक्षन्ति। अब है तुम सब, तुम सब के लिए शब्द होता है यूयम, और तुम और मैं वाला कोई भी शब्द आ जाए, यानी कि तुम और मैं का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आ जाए, तो आपको सीधे दूसरी और तीसरी लाइन में आने की ज़रूरत है। लकारों की बात कर रही हूँ बच्चों में, यानी कि पठसी पठतः पठतः इसमें आने की ज़रूरत है, अन्यथा तो पहली लाइन में ही रहेंगे। तो तुम सब अपना पाठ पढ़ो, यूयम स्वपाठम, क्या होगा? पठथ, तो तुम सब अपना पाठ पढ़ो। और देखिए, वैसे तो यहाँ पर ये ऐसा लगता है कि लोट लकार का है, तो पठथ आएगा या कुछ और भी आ सकता है, पठतम भी आ सकता है, क्योंकि लोट लकार में बनता है पठ, पठतम, पठत। बालक ने फल खाया, बालक ने, बालकः, फलम, फल। अब देखिए, बालक ने फल खाया, ये तो भूतकाल की बात हो गई, तो भूतकाल में तो लंग लकार का प्रयोग होता है। बालकः फलम अखादत, रसोइये ने खाना बनाया। पाचकः भोजनम अपचत, पाचक ने, बनाने वाले ने, भोजन बनाने वाला यानी कि पाचकः, भोजनम अपचत, एक वचन है तो एक वचन में रहेगा, भोजन पकाया। हाथी धीरे धीरे चलता है, हाथी मतलब गजः, शनैः शनैः चलति, धीरे धीरे चलता है। अब देखिए, जब यहाँ पर शब्द बालक, रसोइया और हाथी आए तो हम बिल्कुल भी दूसरी और तीसरी लाइन पर नहीं गए बच्चों, हम पहली लाइन के पर ही रहे, तो क्योंकि वो प्रथम पुरुष है। इसे ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो है अनुवाद कार्य की, उसे देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं पठितावबोधन की तरफ,
और इसके लिए भी बच्चों ये तो आपकी बुक में से ही पहरा आया है, तो यहाँ तो आपको समस्या होने ही नहीं वाली है, क्योंकि इसका आप हिंदी अर्थ जानते ही हैं और हम इसमें से बड़े आराम से प्रश्नों को छांट सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्नों को देख लेते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य, कोई निर्धन व्यक्ति अत्यंत परिश्रम करके किंचिद वित्तम उपार्जितवान, उसने थोड़ा धन एकत्रित किया, तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता, जिससे वह अपने पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाने में सफल हो गया। और तत्तनयः, वह पुत्र, अब देखिए तनयः ही पुत्र है, तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत, वो उसी छात्रावास में रहता हुआ पढ़ने में तल्लीन हो गया, लग गया। एकदा स पिता, एक बार उस पिता ने तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, पिता ने पुत्र की रुग्णता यानी कि बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो जाता, वो बड़ा परेशान हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्यतः, और अपने पुत्र को देखने के लिए चला गया। परम अर्थकार्षेण, लेकिन धन की कमी के कारण पीड़ित वह बस यान को छोड़कर पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण संचलन, पैदल चलते हुए, सायं समये, शाम के समये, अप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, वो शाम के समय भी अपने गंतव्य से बहुत दूर था। निशांधकारी प्रसृते, रात्रि का अंधकार फैल जाने पर, विजने प्रदेशे, लोगों से रहित प्रदेश में यानी कि एकांत प्रदेश में, पदयात्रा न शुभावहा, पदयात्रा करना यानी कि पैदल चलना सही नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा सोचकर, सपार्श्वस्थिते ग्रामे, वह पास के गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपगतः, रात में सोने के लिए किसी के घर पहुंच गया, यानी कि उसने किसी का दरवाज़ा खटखटाया कि क्या मुझे आज के लिए आश्रय मिल सकता है। करुणा परोग्रही, और करुणा से युक्त यानी कि अत्यंत दयालु जो वो गृहस्थी था, उसने उसे आश्रय दे दिया। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न, इन विषयों पर यानी कि प्रश्न एक पदेन उत्तरतः, इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं, करना क्या है। तो सीधे प्रश्न पर आते हैं। कीदृशः गृही तस्मै आश्रयं प्रयच्छत, तो कैसे गृहस्थी ने उसे आश्रय दिया था, तो कैसा था गृहस्थी। जब कीदृश में प्रश्न है तो उत्तर विशेषण ही होगा, तो करुणा परह, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और वही 4 शब्द तो आ ही गए हैं, केवल यही शब्द बचा है। पिता कस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुल हो जाता, पिता किसकी रुग्णता सुनकर व्याकुल हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न कस्य में है तो उत्तर भी कस्य यानी कि स्य में ही, कुछ ऐसा ही मिलना चाहिए। तो ये आपकी वो पंक्ति है जिसे आप छांटेंगे तो आपको तभी मिल ही जाएगी। बीच में वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं स्वयं पहले उत्तर निकालने के लिए, और यदि आपका उत्तर सही है तो बहुत बढ़िया, और गलत है तो उसे ठीक कैसे करें उसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये पंक्ति हमें मिल गई है जिसमें यही शब्द है, और पूछा गया है कि पिता किसकी रुग्णता को सुनकर व्याकुल हो गया था, तो तनूजस्य। निर्धनः जनः कम विद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफल हो जातः, प्रवेशम दापयितुम सफल हो जातः। तो यहाँ पर प्रश्न है कम, तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, स्वपुत्रम। कुछ बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, कोई भी शब्द उठाकर लिख देते हैं, कोई भी शब्द उठाकर नहीं लिखना है, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अगला हमारा प्रश्न है, निर्धनः जनः परिश्रम्य किम उपार्जितवान। अब निर्धन व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके क्या अर्जित किया था, तो बिल्कुल सही, आपकी पहली लाइन ही इसका उत्तर है। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तम उपार्जितवान, ये होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जनः कुत्र रात्रि निवासम कृतवान। अब उस व्यक्ति ने रात्रि निवास शब्द आया था ना, रात्रि निवास कहाँ किया था, तो उसने रात्रि निवास कहाँ किया था, जल्दी से बताइए। एकस्य गृहस्थस्य पार्श्वे, तो या आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर नहीं है बच्चों, लेकिन इसमें आपको अंक मिलेंगे क्योंकि आपको वैसे पहरे में से ही छांटना होता है। तो यहाँ पर एकस्य गृहस्थस्य गृहे ऐसा भी हो सकता है, या करुणा परो या शब्द है ना, तो करुणा परस्य गृहिणः गृहे, ऐसा भी इसका उत्तर हो सकता है। कदा पदयात्रा न शुभावः, कब पदयात्रा पैदल चलना शुभ नहीं है, सही नहीं है, तो कब शुभ नहीं है, ये लाइन कहाँ आई थी, ये लाइन आपको मिली गई होगी,
ये है निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शोभावहा। रात्रि के अंधकार फैल जाने पर निर्जन प्रदेश में यात्रा सही नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो 15वां प्रश्न है वो पूर्ण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, हमें यहाँ पर एक श्लोक दिया होगा और श्लोक तो मतलब आप कर ही चुके हैं तो आप उसकी हिंदी जानते हैं। बड़े आप आराम से इसमें से जो उत्तर है वो छांट सकते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः। गुणी ही गुण के महत्व को जानता है, एक निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, निर्बल नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। पिक यानी कि कोयल ही वसंत के महत्व को जानती है, एक कौवा नहीं जानता। करीच सिंहस्य, और एक जो हाथी है वह शेर के बल को जानता है, एक मूषक नहीं जानता। गुणी जन कम वेत्ति। अब गुणी कम, कम में प्रश्न आया है तो ये वाली लाइन में आपको कम वाला उत्तर क्या लग रहा है? बिल्कुल सही, गुणम। गुणी जन गुणम वेत्ति। और पिकः कस्य गुणम जानाति। अब पिकः कस्य, वसंतस्य, ये हो जाएगा इसके उत्तर। निर्गुण जन कम न वेत्ति। अब निर्गुण जन किसको नहीं जानता, ये तो फिर वही इस लाइन में एक ही शब्द है, कम के उत्तर के रूप में जो आ सकता है वो है गुणम। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। सिंहस्य बलम कह जानाति। शेर का बल कौन जानता है? तो शेर का बल कौन जानता है? कौन जानता है? करी। करी यानी के हाथी। और वायसः कस्य गुणम न जानाति। अब यहाँ पर पूरी लाइन में उत्तर देना है। सिंहस्य बलम करी जानाति। वायसः कस्य गुणम न जानाति। वायसः वसंतस्य गुणम न जानाति। अब देखिए प्रश्न में जानाति है तो जानाति आपको लगाना चाहिए। मूषकः कस्य बलम न जानाति। मूषकः कस्य बलम, कस्य है ना, तो सिंहस्य बलम न जानाति, ये हो जाएगा आपका उत्तर। चूहा जो है वो किसका बल नहीं जानता? शेर का बल। अगला प्रश्न अगले प्रश्न में इसी प्रकार से आपको एक नाटक का अंश दिया जाएगा और जिसमें से आपको प्रश्न छांटने होंगे। तो चलिए शीघ्रता से कर लेते हैं। 17वां प्रश्न। अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न यहाँ पर जो आया है वो है सिंह शेर क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजता हुआ, भोः अहम वनराजः किम भयम न जायते। अरे मैं वन का राजा हूँ, क्या डर नहीं लगता। किमर्थम मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो सभी मिलकर। एकः वानरः, एक बंदर कहता है यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा योग्यः। क्योंकि आप वनराज बनने में तो सर्वथा योग्य हैं, मतलब आप उसके योग्य ही नहीं हैं। राजा तो रक्षकः भवति भवम परम भवान तु भक्षकः। राजा तो रक्षक होता है लेकिन आप तो भक्षक हैं। अपि च रक्षायाम, और अपनी रक्षा में स्वरक्षायाम समर्थः नासि, समर्थ भी नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षयिष्यसि, तो कैसे हमारी रक्षा करोगे। किम न श्रुता, क्या नहीं सुना। त्वया, तुमने। पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र की है उक्ति। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा। जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। यह न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता, किनकी। वित्रस्तों की और पीड़ित किए जाने वाले लोगों की, यानी कि पीड़ित लोगों की जो रक्षा नहीं करता, भय से युक्त लोगों की जो रक्षा नहीं करता, ऐसे जंतुओं की जो रक्षा नहीं करता, ऐसा जो पार्थिव रूप में राजा है। पार्थिव यहाँ पर राजा से अभिप्राय है बच्चों, पार्थिव अर्थात राजा। ऐसा जो राजा है वह कृतांतः, वह तो साक्षात यमराज है। न संशय, यहाँ कोई भी संशय नहीं है। काकः, कौवा कहता है आम सत्यम कथितम त्वया। हाँ तुमने सही कहा। वस्तुतः वनुराजः भवितुं तु अहमेव योग्यः। वास्तविकता में वनराज बनने की तो मैं ही योग्य हूँ। पिकः, कोयल उपहसन हंसते हुए। कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुं। अरे तुम कैसे योग्य हो वनराज बनने के। यत्र तत्र काका इति कर्कशध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि। जहाँ कहीं काँव 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 की आवाज़ से संपूर्ण वातावरण को व्याकुल करते रहते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, न रूप है न आवाज़ है। कृष्णवर्णम
काले रंग के हो, मेध्या मध्य भक्षकम, और मेध्या मेध्य यानी कि कच्चा पक्का सब खाने वाले हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर मेध्य अमेध्य, मेध्य होता है खाने योग्य और अमेध्य होता है न खाने योग्य, अर्थात मांस इत्यादि। तो यहाँ पर जो है, अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। कथम त्वाम वनराजम मन्यामहे वयम, और साथ में वो कहती है कि कैसे हम तुम्हें वनराज मान लें। एक पदेन उत्तरतः उपहसन कह वदति, और हंसते हुए कौन बोलता है। तो देखें किसी में आया था क्या उपहसन, ये आ गया उपहसन। तो हंसते हुए कौन बोला था, पिकह, ये हो जाएगा उत्तर। कह प्रश्न है, पिकह उत्तर। क्रोधेन गर्जन कह वदति, क्रोध से गरजता हुआ कौन बोलता है। तो क्रोधेन गर्जन कहाँ है, देखिए ये रहा। तो सिंह, कह सिंह हो जाएगा इसका उत्तर। और अगला है मेध्या मेध्य भक्षकः कह। अब देखिए ये शब्द आया था मेध्या मेध्य भक्षकः। अब मेध्या मेध्य भक्षक किसके लिए आया था, कौन था मेध्या मेध्य भक्षक। अगर आप सोच रहे हैं कोयल, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि सब कुछ उल्टा सीधा खाने वाला कौन, कोयल तो कह रही है, वो था कौवा, यानी कि काका होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। यह वित्रस्तान न रक्षति सह कीदृशः भवति, जो भय से ग्रस्त लोगों की रक्षा नहीं करता वह कैसा होता है। सह कृतांतः, तो ये हो जाएगा पूरा उत्तर। यह वित्रस्तान न रक्षति सह कृतांतः भवति, केवल कीदृशः की जगह आपने कृतांतः लगा दिया। काका स्वविषये किम कथयति, कौवा अपने विषय में क्या कहता है। अब कौवे ने अपने विषय में क्या कहा था भैया, तो कहा था आम सत्यम कथितम त्वया, और वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः, ये कहा था एक कौवे ने। अगला प्रश्न, कर्कश ध्वनि कस्य भवति। अब बताइए कर्कश ध्वनि किसकी थी, तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, कस्य, काकस्य, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न पर, और अब हम अपने प्रश्न पत्र के अंत की तरफ हैं बच्चों, शीघ्रता से समझते हुए करते हैं। मंजुषातः, मंजुषा से समुचित पदानि चित्वा, उचित पदों को चुनकर आपको श्लोक का अन्वय पूरा करना है। अब देखिए बच्चों, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः, तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणिभ्योऽपि विशेषतः। यदि आपको श्लोक की हिंदी आपको बहुत अच्छे से आती है तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं, इन शब्दों को यहाँ पर लगा सकते हैं। किंतु यदि आपको कहीं पर आप इसमें भी सक्षम नहीं है, तो इसका बड़ा सरल सा उपाय है, प्रथमः धर्मः। अब पहले में से पहला जो चरण है, इसमें देखिए प्रथमः धर्म आ गया, क्या शब्द छूट गया है, आचारः, यहाँ आचारः, यहाँ इत्येतद् विदुषां वचः, यह विद्वानों का वचन है, तो एतद आ गया, वचः आ गया, इत्येतद् इत्येतद् आ गया है, तो क्या बच गया है, विदुषां, यहाँ विशेषतः डैश अपि, और विशेषतः किससे भी। अब देखिए विशेषतः कहाँ, विशेषतः प्राणिभ्यः अपि, विशेष रूप से प्राणों से भी डैश रक्षेत, किसकी रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम रक्षेत। तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर। या फिर आपको मंजुषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, तो विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थकम, अश्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। तो इस श्लोक का भाव इस प्रकार है, हिंदी में पहले बता देती हूँ आपको, कि इस संसार में बच्चों कुछ भी निरर्थक नहीं है। अगर कोई घोड़ा, मतलब यदि घोड़ा है तो वो भागने में वीर है, यानी कि भागने में बड़ा निपुण है, वीर का मतलब है यहाँ निपुण। और भारत से वहने, और यदि भार को ढोने की बात आए तो वीर कौन है, खरः, गधा। तो अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति, इस श्लोक का भाव है कि अस्मिन् डैश संसारे, इस कैसे संसार में, अस्मिन् विचित्रे संसारे। बच्चों मंजुषा से शब्दों को छांट कर भरना बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा आप बुद्धि का प्रयोग करते हुए चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही तुक्के मारने की कोशिश मत कीजिएगा। वस्तूनां सर्वेषां वस्तूनां प्राणिनां च उपयोगिता अस्ति, सभी वस्तुओं की और प्राणियों की उपयोगिता है। किंचिदपि, कुछ भी डैश न अस्ति, डैश नहीं है, क्या नहीं है, निरर्थकम नास्ति। यथा डैश अश्वः वीरः, अब जैसे अश्व किसमें वीर था, यथा धावने अश्वः वीरः अस्ति, तथा उसी प्रकार भारस्य वहने,
भार को ढोने में गधे की उपयोगिता है। ये हो जाता है आपका प्रश्न। और बच्चों अब हम हैं अपने अंतिम प्रश्न पर, जो है घटनाक्रमानुसार आपको वाक्य लिखने हैं। यानी कि जिस जिस तरीके से आपके पाठ में कहानी घटी थी उस तरीके से आपको लिखना है। तो मतलब आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपनी जो ये कहानी आपने जिसकी हिंदी अपने पाठ में पढ़ी हुई है, ये पाठ से ही आने वाला है, इसे आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले एक बार इन सभी वाक्यों को पढ़ना है। कृषकः प्रसन्न मनसा गृहम् अगच्छत्। कृषक प्रसन्न मन से घर चला गया, ये तो पहली लाइन हो ही नहीं सकती। कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। वो अपने बैलों से खेत को जोत रहा था, ये भी पहली पंक्ति नहीं है। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि। पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। क्रुद्ध किसान उसे उठाने का बहुत बार प्रयास करता है। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। अब ये कुछ पहली वाली पंक्तियों में हो सकती है कि उन जो बैल थे उनमें से एक शरीर से अत्यंत कमज़ोर था। सुराधिपः अपृच्छत् किमेवं रोदिषि, क्यों रो रही हो। इंद्र ने पूछा कि क्यों रो रही हो। दुर्बले सुते मातुः अप्यधिका कृपा सहजा एव। दुर्बल पुत्र पर माता की अत्यंत कृपा जो है वह अत्यंत सहज ही है। बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम। मेरी बहुत सारी संतान है, यह तो सत्य है। तो अब आपको पहली लाइन कौन सी लग रही है अपनी कथा के अनुसार? पहली लाइन लग रही है ये, क्रुद्धः कृषकः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। या इससे भी पहले कोई लग रही है? बिल्कुल लग रही है। ये पंक्ति नहीं है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, ये है पहली पंक्ति। एक बार एक किसान अपने दो बैलों के माध्यम से खेत की जुताई कर रहा था। ये हुआ पहला वाक्य, किसान जो है वो खेत की जुताई कर रहा था दो बैलों के माध्यम से। दूसरा होगा, अब दो बैलों से वो जुताई कर रहा था, उन दोनों में से एक, अब दूसरी पंक्ति होगी ये, उन दोनों में से एक शरीर से बहुत ही दुर्बल था। और फिर क्या हुआ था, देखिए वो गिर गया था, वो वाली पंक्ति लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो क्रुद्ध कृषक ने उसे बार बार उठाने का प्रयास किया। तब अब देखिए यहाँ पर फिर क्या हुआ था, तो यहाँ हुआ था कि वो गाय जो है वो रो पड़ी थी, तो उसके कारण इंद्र ने पूछा था कि अरे तुम क्यों रो रही हो। सुराधिप ने यानी कि इंद्र ने पूछा था कि मेवम रोदिषि, तुम यूँ क्यों रो रही हो। तो उसने कहा था कि भोवासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि। मैं अपने पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। फिर क्या हुआ था, वो साथ में कहती है कि बहुनी अपत्यानि संति में सत्यम, कि मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, ये सच है। लेकिन दुर्बले सुते मातुः अप्यधिका कृपा सहजा एव। लेकिन कमज़ोर पुत्र पर माता की ज़्यादा कृपा होना सहज ही है। और उसके बीच में भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। और उसके बाद ये अंतिम वाक्य है कि किसान प्रसन्नता से अपने घर चला जाता है। तो इस प्रकार यदि आपने पाठ को पढ़ा है तो उसके आधार पर आप पंक्तियों को कथा का अनुमान लगाते हुए आप क्रम में लगा सकते हैं। चलिए बच्चों, और इस प्रकार हमारा प्रश्न पत्र यहाँ पूरा होता है। और इस तरीके से बच्चों आप अच्छे अंक ले सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि आपको लगता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है तो उसे आप पोर्शन में करके देख सकते हैं। तो चलिए अगली बार फिर कुछ नए विषय लेकर, मज़ेदार विषय लेकर और इजी ट्रिक्स के साथ फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।